फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम यूनिट 3 स्टडी कर रहे हैं जो कि है लैंड फॉर्म्स। उस यूनिट 3 का हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ मिनरल्स एंड रॉक्स। मिनरल्स एंड रॉक्स में हमने आपको एलिमेंट्स के बारे में, सब्सटेंसेस या कंपाउंड कह लो, यानी कि मिनरल्स के बारे में, इन दोनों के कंपैरिजंस के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा दिया। आज हम आपको स्पेसिफिकली रॉक्स के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि मिनरल्स एंड रॉक्स में से हम रॉक्स के सेगमेंट तक आ चुके हैं। जब हम रॉक्स की बात करते हैं तो अर्थ की जो क्रस्ट है, हमने हमेशा से स्टडी किया है दैट क्रस्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। क्रस्ट रॉक से बनी होती है और हमने ये स्टडी किया है कि रॉक अल्टीमेटली क्या है। रॉक इज़ अल्टीमेटली द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। तो क्रस्ट रॉक से बनी है, रॉक्स मिनरल से बनी है, हमने यही पढ़ा। सो रॉक इज़ द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। और मिनरल्स हमने देखा कई तरह के एग्जिस्ट करते हैं। तो जिस तरह की मिनरल की क्वालिटी हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसी तरह की क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें रॉक्स में से नज़र आती हैं। ओके, तो इस तरह से अगर एलिमेंट्स कंबाइन होकर के कई कॉम्बिनेशंस यानी कि कई कंपाउंड्स या फिर कई सब्सटेंसेस बना सकते हैं, यानी कि मिनरल्स, तो इसी तरह से कई तरह की रॉक्स की क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और बहुत ही वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कुछ रॉक्स आपको बहुत ही हार्ड मिलेंगी, जैसे कि ग्रेनाइट हार्ड है, और कुछ सॉफ्ट होंगी जैसे कि सोपस्टोन, ये सॉफ्ट होगा। ओके, तो ग्रेनाइट हार्ड एंड सोपस्टोन सॉफ्ट। अच्छा, एक और वेरिएशन आपको मिल सकती है। कुछ रॉक्स आपको कलर वाइज वेरिएबल नज़र आएंगी, जैसे कि कुछ रॉक्स ब्लैक हैं, जैसे गैब्रो इज़ ब्लैक। बट कुछ रॉक्स वाइट भी हो सकती हैं अपीयरेंस में, जैसे कि क्वार्ट्स मिल्की वाइट होता है, हमने देखा था। तो इस तरह से कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है रॉक की। कलर वाइज वेरिएबल हो सकती हैं रॉक्स। तो हमने आपको मिनरल्स की फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स करवाई थी, और अल्टीमेटली मिनरल से ही रॉक बन रही हैं, तो रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्हीं से ही प्रभावित हैं। तो रॉक्स आर मैनी, देयर वेरिएबल, लेकिन फिर भी हम रॉक्स के बनने के तरीके, यानी कि मोड ऑफ फॉर्मेशन, जो बनने का मोड है, तरीका है, उस आधार पर हम सारी रॉक्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज़ द इग्नियस। तो इग्नियस रॉक्स। सेकेंड वन इज़ द सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड वन मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेनली जितनी भी रॉक्स हैं वो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर इन 3 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई होती हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। हम इन 3 कैटेगरीज़ में ही रॉक्स को आगे स्टडी करने वाले हैं। और ये क्लासिफिकेशन किस बात पे डिपेंड हुआ कि रॉक्स के बनने का मोड क्या था। जैसे उदाहरण के तौर पर, मोड का मतलब क्या है? जो भी रॉक्स मैग्मा फॉर्म में या लावा फॉर्म में कूल होने के बाद सॉलिडिफाई होने से बनती हैं, उनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। ओके, सो मैग्मा या लावा के कूलिंग होने से
जो सॉलिडिफिकेशन होता है मैग्मा या लावा का, उससे जो रॉक्स बनती हैं दोज आर द इग्नियस रॉक्स। तो इन रॉक्स के मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है? मैग्मा या लावा का ठंडा होके सॉलिडिफाई हो ना, सख्त हो जाना, चट्टान बन जाना। अच्छा, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स का मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है? एक्सोजीनस फोर्सेस या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजीनस फोर्सेस या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा जब एग्जिस्टिंग रॉक के फ्रेगमेंट्स को कहीं पर ले जा करके इकट्ठा करके जमा दिया जाता है, तो एग्जिस्टेंस में आती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब एक्सोजीनस फोर्सेस ने कोई भी एग्जिस्टिंग रॉक के फ्रेगमेंट्स को, यानी कि एग्जिस्टिंग रॉक के सेडिमेंट्स को जमा दिया है, जम गई हैं वो, और अल्टीमेटली जो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी वो एक रॉक्स होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। कैसे बनती हैं हम देखेंगे सारा। और तीसरा ये है दैट इज़ मेटामॉर्फिक। मतलब इस समय में किसी भी रॉक के अंदर जिस मैनर में मिनरल्स प्रेजेंट हैं, जिस प्रोपोर्शन के अंदर जिस मैनर में मिनरल प्रेजेंट हैं, उनकी उस रॉक के अंदर रीअलाइनमेंट कर देना। ओके, यानी कि इसको कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। एक रॉक है, उस रॉक में मिनरल्स होते हैं, और हमने देखा मिनरल्स क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो क्रिस्टल फॉर्म क्या होती है, उसका रीज़न हमने समझा। हमने बताया कि एक क्रिस्टल लैटिस सिस्टम होता है, यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स के द्वारा फॉलो किए जाने वाला एक रिपीटेटिव 3 डायमेंशनल पैटर्न। ओके, इसकी वजह से अलग अलग शेप्स एग्जिस्टेंस में आती हैं। तो अगर उस रॉक के अंदर जो मिनरल है, उस मिनरल के अंदर जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, अगर किसी एक्शन के कारण, एक्शन होगा हीट या प्रेशर, तो हीट और प्रेशर के कारण अगर रीअलाइनमेंट हो जाता है मिनरल्स का इन दैट रॉक, तो अल्टीमेटली रॉक चेंज हो जाएगी। बिना टूटे बिना तोड़े वो रॉक चेंज हो रही है। ओके, तो ये प्रोसेस इज़ द मेटामॉर्फिज्म, और ये रॉक्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द मिनरल्स इन दैट रॉक। मतलब पहले मिनरल्स जिस मैनर में अरेंज्ड हैं, उनका अरेंजमेंट पहले के मुकाबले बदल जाता है। जो मिनरल्स उस रॉक में हैं वो मिनरल्स रहेंगे, लेकिन उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। तो पहले वाली रॉक चेंज होके नई रॉक हो जाती है। इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक माने मेटामॉर्फोसिस से जन्मी रॉक। मेटामॉर्फोसिस मतलब रूपांतरण हो जाना। किसी भी एक रॉक का रूपांतरण हो गया, वो बदल गई, चेंज हो गई। और वो कैसे हुई? क्योंकि उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दैट इज़ द मिनरल, उनका जो अरेंजमेंट था जिसके कारण वो रॉक थी, वो अरेंजमेंट बदल चुका है, और इसके कारण अब एक नई रॉक है। इतनी बात समझ में आई? दैट इज़ द सिस्टम। तो 3 अलग मोड ऑफ फॉर्मेशन है। पहला मोड ऑफ फॉर्मेशन है कि मैग्मा या लावा पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है, वो कूल हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है और एक रॉक बन रही है, वो इग्नियस रॉक है। दूसरा, सेडिमेंट्री रॉक्स के मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि कोई भी जो एग्जिस्टिंग रॉक सिस्टम्स है उस पर वाटर का, यानी कि रेनफॉल लगा लो आप, या रनिंग वाटर, कोई भी वाटर का, एयर का, सनलाइट का, हीट का इम्पैक्ट हो रहा है, वो रॉक फ्रेगमेंट्स में टूट रही हैं, और फिर वाटर या एयर ही कह लो, या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर्स उन टूटे हुए फ्रेगमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा कर के किसी डिप्रेस पोर्शन में जाके सेटल कर रहे हैं, किसी गहरे धंसे हुए इलाके में जाके
वो सारा सेडिमेंट डिपॉजिट होते चला जा रहा है और ये सेडिमेंट जब जम जाएगा तो रॉक बन जाएगी, दैट इज़ द सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा ये है कि कोई भी इस समय में जो रॉक है उसमें ख़ास तरह से मिनरल्स अरेंज्ड हैं, हीट और प्रेशर के इम्पैक्ट में ये रीअरेंज हो जाएंगे। और जब ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाना, तो अल्टीमेटली रॉक यानी कि चट्टान रूपांतरित हो चुकी होगी, मेटामॉर्फोसिस हो चुका होगा। तो 3 डिफरेंट मोड ऑफ फॉर्मेशन है। इन मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर ही 3 तरह से हमने क्लासीफाई किया हुआ है रॉक्स को। जो पहला तरीका है वो है इग्नियस, मतलब 3 कैटेगरी रॉक्स बनाई हैं, पहली इग्नियस, दूसरी सेडिमेंट्री, तीसरी मेटामॉर्फिक। इसी में हम पढ़ेंगे। रॉक्स को स्टडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, सबसे पहले रॉक्स पे डिपेंड करेगा कि जिस भी किसी रीजन को आप स्टडी कर रहे हैं, उस रीजन में रॉक की स्टडी से पता चलेगा कि मिनरल कंटेंट कौन सा अवेलेबल है। रॉक की स्टडी से पता चलेगा कि यहाँ पर किस किस तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनका वाटर के साथ रिएक्शन कैसा है, हीट के प्रति रिस्पॉन्स कैसा है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं वेदरिंग को, इरोजन को। ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलती हैं किसी भी रीजन के लैंड के बारे में जब आप रॉक्स की स्टडी करते हैं। आपको रॉक्स का पता होना ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली जो रॉक्स हैं हम उन्हें कई मायनों में जानना चाहते हैं। रॉक का टेक्सचर क्या है, रॉक की स्ट्रेंथ क्या है अगेंस्ट द इरोजन, रॉक कितनी मजबूत है किसी इरोजन से लड़ने के लिए, मतलब उसकी रेजिस्टेंस की ताकत क्या है, रॉक का टेक्सचर कैसा है। तो रॉक का कलर, रॉक का टेक्सचर, रॉक की रेजिस्टेंस, इन कई मायनों में रॉक्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जो कि हमने समझा भी था। रॉक्स को स्टडी करने से उस लैंड की नॉलेज होती है जिस लैंड को हम समझना चाहते हैं कि इस लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। ये अंडरस्टैंडिंग इस बात पे खड़ी है कि इस रॉक में जो मिनरल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या वो जल्दी ज़्यादा ससेप्टेबल हैं टू इरोजन, क्या वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्या उनमें पानी बहुत ईज़िली परकोलेट कर जाता है या नहीं करता है। इंडस्ट्रीज़ में भी अगर हम मिनरल्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें मिनरल्स की क्वालिटीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है, और मिनरल्स रॉक्स ही बनाते हैं तो रॉक्स को पढ़ना ज़रूरी है। सेकंड, आप ये जान पा रहे हैं रॉक्स की स्टडी से कि किस तरह की वेजिटेशन होगी, यहाँ पे वनस्पति कैसी होगी, कैसी फसलें उगाई जा सकती हैं यहाँ पे। रॉक्स की स्टडी से पता चलता है सॉइल कैसी होगी यहाँ की। रॉक्स ही ये फिर बताता है कि इस लैंड को कैसी यूजेज में लाया जा सकता है, तो लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस। तो रॉक्स ही आपको बताती हैं कि कौन से मिनरल्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, वो बताती हैं कि किस तरह की वेजिटेशन या फॉरेस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो बताती हैं कि लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस कैसी हो सकती हैं, सॉइल क्वालिटी या सॉइल टाइप कैसी हो सकती है, किस तरह की इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल या कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ की जा सकती हैं। ये सब कुछ हम रॉक्स की पढ़ाई से ही समझ पाते हैं। इसलिए रॉक्स बहुत ज़रूरी है जियोग्राफर्स के लिए भी। जियोलॉजिस्ट के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही है, पर जियोग्राफर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और किसी भी व्यक्ति के लिए जो किसी रीजन की स्टडी कर रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो समझे कि रॉक्स किन किन चीज़ों को प्रभावित करती है। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम भारत में महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर आपको बेसाल्ट रॉक मिलेगी। ये जो बेसाल्ट रॉक एरिया है, इसकी एक खासियत ये है कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल को जन्म देता है, और ब्लैक कॉटन सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। तो क्योंकि वहाँ पर वो बेसाल्ट रॉक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी एग्जिस्टेंस में आई। और ब्लैक कॉटन सॉइल की कुछ खास क्वालिटीज़ हैं, इसकी वजह से ही वहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन होती है। तो किस रीजन में क्या खेती करनी है वो निर्भर करता है कि वहाँ मिट्टियों के प्रकार कहते हैं, किस रीजन में नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि सॉइल मॉइस्चर को, जैसे कि ग्राउंड वाटर टेबल को, जैसे कि स्लोप ग्रेडियंट को,
रिवर को कैसे मैनेज करना है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की ओवरऑल इकोलॉजी इकोसिस्टम कैसा वर्क करता है, और वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर वेजिटेशन कैसे वर्क करती है, और वेजिटेशन हैविली डिपेंड करती है सॉइल टाइप पे, और सॉइल टाइप अल्टीमेटली रॉक पे। तो इस तरह से रॉक की स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए जब हम चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे, हमारे लिए पहले रॉक्स की जानकारी होना ज़रूरी है, मिनरल्स की जानकारी होना ज़रूरी है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जब आप सॉइल्स का चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें बहुत इम्पोर्टेंस है कि मिनरल्स की और रॉक्स की जानकारियाँ आपको। फिज़िकल ज्योग्राफी में भी आप सॉइल्स का अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, ओके। क्योंकि हमने अब तक जो चैप्टर्स कवर किए हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी के, उसमें ख़ास तौर पर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली इस बात का डिस्कशन आया कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, कौन सी फोर्सेस का डोमिनेंट रोल है, अर्थक्वेक्स क्या हैं, वोल्केनिज़म क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है, वोल्केनिसिटी क्या है। तो क्योंकि हमने ये सब डिटेल में पढ़ा है और यही एसोसिएटेड है इग्नियस रॉक से, तो इसलिए मैंने वो दोबारा से लिखा नहीं, मैं सारा समझा दूंगा और साथ के साथ वर्बली पढ़ के एक बार बुक से टैली करा दूंगा। लेकिन आगे वाली जो रॉक्स हैं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, वो हम लिखेंगे। लेकिन मैं इग्नियस यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, सीधे समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने उनके बारे में बहुत पढ़ लिया है ऑलरेडी। अभी जब मैं समझाऊँगा आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम जिस रॉक की डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ द इग्नियस रॉक, अग्न्य चट्टानें। क्वेश्चन ये आता है कि इन्हें इग्नियस रॉक क्यों कहा जाता है। उसका आंसर है लैटिन लैंग्वेज में वर्ड है इग्निस। इग्निस का मतलब होता है फायर, और इग्निस से ही वर्ड आता है इग्नियस। तो इग्नियस शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से आता है, जिसका मतलब है फायर। तो इसका मतलब इग्नियस रॉक फायर से एसोसिएटेड है? नो। एक्चुअली में इग्नियस रॉक्स मैग्मा से या लावा से बनती हैं। मैग्मा एक तरह की रिवर ऑफ फायर की तरह दिखता है, जैसे आग के अंगारों की कोई नदी बह रही हो, लावा मैग्मा ऐसा दिखता है, रिवर ऑफ फायर। असल में वो इतना हॉट है कि जो रॉक हैं वो भी मॉल्टन स्टेट में चली जाती हैं, और मॉल्टन स्टेट में जब रॉक होती है तब हम उसे मैग्मा या लावा कहते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि रॉक जो कि एक सॉलिड मटेरियल है, वो इस समय मॉल्टन स्टेट में, पिघले हुए रूप में है, तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इसलिए वो मॉल्टन स्टेट में है। तो इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण उसकी अपीयरेंस एकदम हॉट रेड होती है, बिल्कुल जलती धधकती आग जैसी। इसीलिए लातिन भाषा में लोगों ने जब इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, जाना, समझा, उन्होंने इनकी शक्ल सूरत को आग से जोड़ दिया, कंपेयर कर दिया कि आग जैसे दिखते हैं, आग का ज़लज़ला। तो फिर नाम पड़ गया इग्नियस, इग्निस शब्द से आता है, ओके। तो ये पहली चीज़ हमने क्लियर कर दी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, इग्नियस रॉक्स को हम जब पहले नंबर पे स्टडी कर रहे हैं, उसकी कुछ टेक्निकल रीज़न्स भी हैं। जो पहला बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निकल रीज़न है वो ये कि हम इन्हें ही प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्राइमरी रॉक्स के बारे में बताइए, लिखिए, प्राइमरी रॉक्स के टाइप्स के बारे में बताइए। आप जाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब हम यहाँ प्राइमरी रॉक्स का जिक्र कर रहे हैं, इग्नियस रॉक्स ही प्राइमरी रॉक्स भी है। क्यों है प्राइमरी रॉक्स? ऐसा माना जाता है कि जो भी रॉक्स एग्जिस्टेंस में आई, चाहे वो सेडिमेंट्री थी, मेटामॉर्फिक थी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द रॉक्स इग्नियस रॉक्स एग्जिस्टेंस में आई। शुरुआती दौर में
जब अर्थ के बनने का समय था, अर्थ के बनने की प्रक्रिया थी, उस समय में जो मटेरियल बहुत ही मॉल्टन हॉट स्टेट में था, वो धीरे 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 जब कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, तो वो इग्नियस रॉक ही था। इसलिए वो पृथ्वी के बनने के बाद की सबसे पहली, सबसे शुरुआती चट्टानें हैं। दीज आर द प्राइमरी रॉक्स। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आज भी देखा जाए तो अर्थ के इंटीरियर से कंटिन्यूसली जो डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज एरियाज़ हैं, मेनली जहाँ से सी फ्लोर स्प्रेड होता है, वहाँ पर कंटिन्यूसली मैग्मा बाहर आता रहता है लावा की फॉर्म में, और कूल होके सॉलिडिफाई होता रहता है। नई क्रस्ट बनती रहती है, मतलब नई रॉक बनती रहती है, या फिर वॉल्केनोज़ की रूप में मैग्मा इरप्ट करता रहता है और रॉक्स बन जाती हैं। तो आप ऐसा मानिए कि जब भी चट्टानें बनने का क्रम आरंभ होगा तो ऐसा होगा कि जो मैग्मा है वो निकला, उसने एक रॉक बना दी, तो एक रॉक बनी, पहले एग्जिस्टेंस में आई। इसी रॉक पे आगे के काम होंगे। वो क्या? बादल, बारिशें हुई, सूर्य का ताप, ये दोनों चीज़ें, बहती हुई हवाएं, इसी इग्नियस रॉक को ये सारे के सारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इम्पैक्ट कर रही हैं। इसके फ्रेगमेंट्स टूटेंगे, फिर या हवा, या फिर पानी, या फिर ग्लेशियर्स, या फिर रिवर करेंट्स, ओशियनिक वेव्स, कुछ भी, इन्हें यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके जब किसी गहरी जगह में जमा देगा, तो यहाँ पे जो रॉक बनी है ये सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो ये पहली चट्टान होती है, प्राइमरी रॉक होती है। ओके, तो इसलिए हम इसे प्राइमरी रॉक सिस्टम के रूप में जानते हैं। पृथ्वी बनने के क्रम में भी सबसे पहले प्रथम रूप में अस्तित्व में आई, और उसके बाद लगातार अर्थ के कोर से, अर्थ के इंटीरियर से हमने लगातार देखा कि वोल्केनिज़्म हो रहा है, और उसी वोल्केनिज़्म के द्वारा जो गैसेस दी गई थी, उन्हीं गैसेस ने अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाया था। तो हमने जब अर्थ को पढ़ा, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसमें एक चीज़ बहुत ख़ास पड़ी थी कि सही मायने में जो मौजूदा समय में हमारी लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेंस में आई, उसका कारण है ऑक्सीजन का एग्जिस्टेंस में आना। और ऑक्सीजन के एग्जिस्टेंस में आने में बड़ी भूमिका निभाई है पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले वॉल्केनिक इरप्शंस में आई गैसेस का। तो जब से पृथ्वी बननी शुरू हो रही है, उसी समय से पृथ्वी के अंदर जो भी मैटर है वो वॉल्केनिक इरप्शंस के रूप में बाहर आ रहा है, और प्राइमरी रॉक्स बनती चली जा रही है। एक तो ये तरीका समझा हमने। दूसरा तरीका ये समझा, आज भी हम जब खड़े हैं, हर दौर में प्राइमरी रॉक्स यानी कि इग्नियस रॉक्स आती रहेंगी। तो इग्नियस रॉक्स हर फेज़ में बनती रहेंगी। आज भी जब हम खड़े हैं तो रॉक बन रही है, जैसे सी फ्लोर स्प्रेड एरिया में, या फिर लैंड पे कहीं पर भी वॉल्केनो, या ओशन फ्लोर पे कहीं पे भी वॉल्केनोज़ हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो रॉक्स हैं, धीरे धीरे वो रॉक्स इरोड होंगी, धीरे धीरे वो रॉक्स इरोड होती चली जाएंगी। इतनी बात समझ में आई? गुड। तो कुल मिलाकर के एक प्राइमरी होने का रीज़न, ये दो रीज़न मैंने बताए। सेकंड, इन्हीं को हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं। दीज आर द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक होने का रीज़न जो अभी समझाया मैंने, कि क्योंकि बाकी की दो जो रॉक्स हैं वो इसी रॉक से अपना मैटर डिराइव कर रही हैं। इग्नियस रॉक एग्जिस्टेंस में आएगी, वो चाहे कोई माउंटेन बना ले, वो चाहे सिंपल फ्लैट क्रस्ट एरिया बना ले, कॉन्टिनेंट का एरिया बना दे, या वो कोई प्लेट्यू बना दे,
या सिंपली लेयर बाय लेयर कोई लावा शीट बना दे, वट एवर बी द थिंग इज़, पहले मैटर पृथ्वी के अंदर से बाहर आएगा, कूल होगा, सॉलिडिफाई होगा, तो एक रॉक एग्जिस्टेंस में आएगी, दैट इज़ द इग्नियस रॉक। फिर ही इसके ऊपर पहले तो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस लगी, जिन्हें हम किताब के हिसाब से देखें तो एंडोजीनस है, अदरवाइज़ आप उन्हें एंडोजेनेटिक भी कह सकते हैं। पहले तो पृथ्वी के अंदर की वो जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, दैट इज़ थर्मल कन्वेक्टिव करंट, हमने पढ़ा, वो रिस्पॉन्सिबल है कि मैग्मा बाहर आएगा, लावा बन के बाहर जमेगा, या सरफेस के अंदर ही मैग्मा ही के रूप में जम जाएगा, और जो ऊपर का मैटर एक समय के बाद जब डिन्यूड हो जाएगा, इरोड होने के बाद ये रॉक्स डिन्यूडेशन की वजह से दिखने लग जाएंगी। ओके, वट एवर बी द रीज़न इज़, पहले तो यही रॉक्स एग्जिस्टेंस में आएंगी, और फिर इन्हीं रॉक के ऊपर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के एक्शंस लग सकते हैं, इन्हीं रॉक्स के ऊपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का एक्शन हो सकता है। उन एक्शंस की मदद से सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स एग्जिस्टेंस में आती हैं। इसीलिए सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले एक रॉक एग्जिस्टेंस में आए, वो है इग्नियस, क्योंकि इग्नियस रॉक से ही मटेरियल इरोड करके सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, मटेरियल इरोड करके, और पॉसिबिलिटी है कि इग्नियस रॉक में ही टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से मिनरल्स का रीअरेंजमेंट होने से मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। तो दैट्स वाई इग्नियस रॉक्स आर द पेरेंट रॉक्स। ओके, तो प्राइमरी रॉक्स हैं, पेरेंट रॉक हैं, इग्नियस क्यों कहते हैं हमने बताया, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब मेन कहानी है, हम इनके मोड ऑफ फॉर्मेशन पर थोड़ा सा चर्चा करें। मोड ऑफ फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। इग्नियस रॉक्स को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं अभी समझ आ जाएगा, हमने पढ़ा भी हुआ है। द फर्स्ट वन इज द प्लूटोनिक, या फिर ब्रैकेट में लिखे इंट्रूसिव। तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स या फिर इंट्रूसिव रॉक्स इग्नियस रॉक्स। द सेकेंड वन इज द वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स, या फिर कह लीजिए एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, तो आप मेनली इग्नियस रॉक्स को या प्राइमरी रॉक्स को, या इस सेंस में कहें पेरेंट रॉक्स को, इन दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, प्लूटोनिक एंड वॉल्केनिक। इनको और दो नामों से भी समझ सकते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव। प्लूटोनिक और वॉल्केनिक में हमने किस आधार पर बांटा इन्हें बांटने का आधार ये है कि जो मैग्मा है या जो लावा है वो कहाँ पे कूल हुआ, उसकी प्लेस क्या है, कूल होने की पोजीशन क्या है। अगर मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर ही नीचे ही कूल हो गया है और सॉलिडिफाई हो गया है तो प्लूटोनिक रॉक्स बनेंगी, और अगर मैग्मा अर्थ सरफेस के बाहर आ गया है और फिर कूल होकर सॉलिडिफाई हुआ है तो वॉल्केनिक रॉक्स बनेंगी। उदाहरण के तौर पर जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं अर्थ सरफेस के अंदर हमने पढ़ी थी, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, सिल्स, डाइक्स, ये सारी की सारी आपको पढ़ाई हैं। ये प्लूटोनिक रॉक्स हैं, इंट्रूसिव रॉक्स हैं। मैग्मा ने अपनी जर्नी शुरू की अपवर्ड मेंटल चैम्बर में से, लेकिन वो सरफेस के बाहर नहीं जा पाया, सरफेस के नीचे ही कहीं ना कहीं रुक गया, जम गया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सरफेस एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से इरोजन हो जाएगी तो उसके अंदर से हमें ये इग्नियस रॉक्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। हमने पिक्चर्स दिखा के इनके एग्जांपल्स भी दिखाए थे, हमने बैथोलिथ दिखाया था आपको। इसके अलावा जो वॉल्केनिक रॉक्स या एक्सट्रूसिव रॉक हैं, इंट्रूसिव मतलब
मैग्मा ने अर्थ सरफेस के नीचे नीचे ही अर्थ के इंटीरियर को इंट्रूड किया है, तो दैट्स वाई इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस से बाहर चला गया, एक्सट्रूड मतलब लावा। तो इन रॉक्स के लिए जिम्मेदार, प्लूटोनिक रॉक्स के लिए जिम्मेदार मैग्मा होता है, वॉल्केनिक रॉक्स के लिए जिम्मेदार लावा होता है। मैग्मा ही जब अर्थ सरफेस के अंदर अंदर है तो मैग्मा है, अर्थ सरफेस के बाहर निकल गया तो लावा कहलाता है। प्लूटोनिक रॉक्स मैग्मा के कूल एंड सॉलिडिफाई होने से बनती हैं, वॉल्केनिक रॉक्स लावा के कूल एंड सॉलिडिफाई होने से बनती हैं। ये दो नाम भी इसी आधार पे हैं कि जिस मैटर की हम बात कर रहे हैं वो अर्थ सरफेस के अंदर है या बाहर। अर्थ सरफेस के अंदर है तो मैग्मा है, मॉल्टन रॉक्स। अर्थ सरफेस के बाहर है तो लावा है, मॉल्टन रॉक्स। तो मॉल्टन रॉक्स इफ आउटसाइड द अर्थ सरफेस दे आर लावा, इफ दे आर इनसाइड द अर्थ सरफेस दे आर मैग्मा। ओके, वॉल्केनिक रॉक्स हमने पढ़े ही थे, बेसिक लावास, एसिडिक लावास, हमने इनको स्टडी किया था। अलग अलग तरह के हमने वॉल्केनोस पढ़े थे, बसाल्ट शीट्स पढ़ी थी, कॉम्पोजिट वॉल्केनिक शील्ड पढ़ी थी, कॉम्पोजिट वॉल्केनोस पढ़ा था। ये सारे हमने आपको पढ़ाए थे, वो सारी की सारी वॉल्केनिक रॉक्स है, एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो हम ये पढ़ चुके हैं और अब चैप्टर में फ़िलहाल आज इस समय इसका डिस्कशन भी नहीं है। मेन बात यह है कि जो मैग्मा है उसके कूल होकर सॉलिडिफाई होने की पोजीशन क्या है, प्लेस क्या है, उसके आधार पर दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड होता है, इग्नियस रॉक दैट इज़ द प्लूटोनिक रॉक्स और द वॉल्केनिक रॉक्स। यही नहीं, हम इन इग्नियस रॉक्स को अदरवाइज भी स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? देखिए, रॉक्स को स्टडी करने का एक तरीका होता है कि आप उनके टेक्सचर को स्टडी करिए। टेक्सचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम टेक्सचर को स्टडी करते हैं तो उसमें हम कई चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे कि वो रॉक जिन मिनरल से बनी है उन मिनरल्स के जो ग्रेन है, दाना, वो ग्रेन्स लार्ज साइज़ के हैं या बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं। अगर लार्ज साइज़ ग्रेन्स हैं तो हम ये कहेंगे कि ये कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स हैं। बहुत ही स्मॉल साइज़ ग्रेन्स हैं तो हम कहेंगे बहुत ही फाइन ग्रेन्स रॉक्स हैं। और अगर ठीक ठाक बीच के साइज़ के ग्रेन्स हैं तो हम ये कह देंगे कि ये इंटरमीडिएट साइज़ की रॉक है। कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन या इंटरमीडिएट ग्रेन रॉक्स, ये टेक्सचर का पार्ट है। तो आप जब रॉक का टेक्सचर स्टडी कर रहे हैं, आप उस रॉक को बनाने वाले मिनरल्स के जो ग्रेन्स हैं उनको स्टडी करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर साइज़। सेकंड, हमने ये भी देखा था कि हम उनकी शेप भी देख सकते हैं। शेप ऐसी कि वो एजी हैं या शेप ऐसी कि वो सर्कुलर हैं, राउंडेड हैं, यानी कि ग्लोबुलर हैं, गोल हैं। इनके बेसिस पर भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। हमने इमेज वाइज आपको ये सारा समझाया था, दोबारा दिखा देंगे। हम इस हिसाब से भी इसको स्टडी कर सकते हैं कि मिनरल्स की अरेंजमेंट कैसी है रॉक में। एक प्रॉपर अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स या फिर वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो इस हिसाब से हम शेप ऑफ द मिनरल ग्रेन्स, साइज ऑफ द मिनरल ग्रेन्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द मिनरल ग्रेन्स, हम इस आधार पर स्टडी करते हैं कि जो रॉक है हमारी उसका नाम क्या होगा, कौन सी रॉक की बात कर रहे हैं हम। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, ग्रेन साइज़ के आधार पर हम देख रहे थे, अगर ग्रेन्स साफ नज़र आ रहे हैं, इतना बड़ा साइज़ है मिनरल ग्रेन्स, तो हम कहते हैं उन्हें कोर्स ग्रेन। यहाँ पे कोर्स का स्पेलिंग गलत लिखा है इन्होंने, COARSE होगा, कोर्स ग्रेन। और अगर मिनरल्स के ग्रेन्स का साइज़ इतना फाइन है कि वो आपको अलग से दिख नहीं रहे, ब्लेंड हो गए हैं रॉक में ही, तो फाइन ग्रेन्ड रॉक है। तो कोर्स ग्रेन रॉक का एग्जांपल है ग्रेनाइट। तो इग्नियस के अंदर ही जो कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट,